हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लल्लन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं साइंस ग्रुप डी में हुए पेपर 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट वाला। चलो, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस का ऑपरेशन। साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें विथ एक्स्ट्रा फैक्ट जितने क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। चलो, तो बिना किसी देरी के शुरू करें। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ये जो शिफ्ट रहे 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट, इसमें किस तरीके से पेपर आया, तो ये जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। इजी तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये बोलेंगे मॉडरेट लेवल। चल, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 6 क्वेश्चन पूछे गए। आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन आवर्त सारणी से। अगर आवर्त सारणी नहीं बनी है तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आवर्त सारणी का देख लीजिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया था, अगर पूछे डोबेराइनर या पूछे न्यूलैंड या फिर पूछे मेंडलीफ, तो ये जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? इन तीनों की आवर्त सारणी आधारित है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तीनों में रहेगा परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद में जो भाई साहब आए थे हमारे मोजले, हेनरी मोजले, इन्होंने बस मात्र दिया था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर, ये रहेगा एटॉमिक नंबर के आधार पर और ये रहेगा एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके साथ में और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो यहां पर डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था, तो पहली बात तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम दिया। सन दिया 1817 में। न्यूलैंड ने अशक नियम दिया और वो दिया सन 1863 में। 1817, 1817, 1863। मेंडलीफ ने दिया आवर्त सारणी, सन दिया 1869। 63 यहां पर आएगा, 69 यहां पर आएगा। अगला वाला मोजले की आवर्त सारणी, तो मोजले ने दी आवर्त नहीं भाई साहब, आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी कब आई? 1913 में आई। चलो, तो हम लोगों ने सन याद कर लिए। यहां पर और चीजें क्या हैं? तो यहां पर और चीजें आ सकती है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसका जो सन है 1869 है। पहला एलिमेंट जो था वो था हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट था वो था यूरेनियम। क्या रहेगा? यूरेनियम। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट कितने थे? तो यहां पर हम लोगों ने याद किया था कि टोटल 63 एलिमेंट थे। आवर्त कितने थे? तो भाई साहब आवर्त थे 7 और वर्ग कितने बच जाएंगे? तो 7 और 63, 63 में 7 का भाग दे देंगे तो यहां पर आएगा 9 वर्ग थे। इसके बाद में यहां पर हमने पढ़ा था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय तक अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस की खोज हुई थी 19वीं शताब्दी में। क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी में अक्रिय गैसों की खोज हुई थी। इसके बाद में और क्वेश्चन क्या बनेगा? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो न्यूलैंड ने गलतियां करी थी वो मेंडलीफ ने नहीं करी। क्या गलती करी थी न्यूलैंड ने? तो न्यूलैंड ने रिक्त स्थान नहीं छोड़े थे। तो मेंडलीफ भाई साहब ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने बोला कि यहां पर भविष्य में एलिमेंट आएंगे, तो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया। उन्होंने बोला एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन जैसे तत्व आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो यहां पर बोला, मैंने बताया 5, 13, 14 आएंगे। परमाणु क्रमांक 5, 13, 14 आएंगे। तो यहां पर इनकी भविष्यवाणी सच हुई। अब यहां पर क्या आया? तो बोरान की जगह पर आया स्कैंडियम भाई साहब, एल्यूमिनियम की जगह पर आया गैलियम और आपका सिलिकॉन की जगह आया जर्मेनियम। पहले आएगा गैलियम, दूसरे पे आएगा जर्मेनियम। तो ये तत्व आए थे। क्वेश्चन और क्या बनता है? तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय कौन कौन से तत्व खोजे नहीं गए थे। तो यहां पर ये जो स्कैंडियम है
गैलियम है, जर्मेनियम ऑप्शन में रहेगा। तो ये जो सारे तत्व थे, साथ में अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसों का नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो 6 अक्रिय गैसें हैं और ये जो 3 तत्व हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय ये जो तत्व थे खोजे नहीं गए थे। चलो, ये हो गया डन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से आया। यहां पर पूछा गया गर्भ निरोधक गोलियां किस कार्य प्रणाली पर कार्य करती है। तो यहां पर याद रखना कि जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती है, उनमें हार्मोन कौन से होते हैं, तो एस्ट्रोजन होता है और अगला वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो क्या करेगा, गर्भ निरोधक गोलियां इस क्रिया प्रणाली पर काम करेगी। अगला वाला मेल में कौन सा हार्मोन होता है, तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेगा हार्मोन से। आगे बढ़ें, अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। तो मैंने तीनों श्रेणी बताया। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का वीडियो दे दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन, जिसमें खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के तीनों आएंगे। तो यहां पर श्रेणी में आ रहेगा एल्केन रहेगा। एल्केन में कौन कौन से होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सारे आपने याद कर लिए। तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो मैंने याद कर लिया था आपको। पहले एल्काइन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर एल्केन आएगा। मम्मी, मम्मी और मम्मी, तो हम लोगों ने याद कर लिया था। CnH2n-2, अगला वाला CnH2n और अगला वाला CnH2n+2। तो यहां पर एल्केन तो आखिरी में रहेगा, तो आखिरी में क्या आएगा, CnH2n+2। वीडियो नहीं देखा है तो चले जाओ, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। इसके साथ में और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो यहां पर एल्केन श्रेणी में ये बताया मेथेन रहेगा, एथेन रहेगा, प्रोपेन, ब्यूटेन। फॉर्मूला है CnH2n+2। यहां पर N जितना है, कार्बन कितना है, N है, और हाइड्रोजन कितना है, N का दोगुना प्लस 2 ज्यादा। यहां पर अगर बोल दिए कि C2H6 किसका यौगिक है, कौन सी श्रेणी में आएगा, तो यहां पर भाई साहब अगर आपने पढ़ा है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 का दोगुना मतलब 4 से 2 ज्यादा है, मतलब कौन सी श्रेणी रहेगा, तो ये श्रेणी रहेगा एल्केन श्रेणी। अगला वाला मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि एक दूसरे के सजात कहलाते हैं। इनकी जाति क्या है, समान है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन वापस आवर्त सारणी। तो देख लो भैया, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है। तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व जो दिया था ऑप्शन के अनुसार वो था सीजियम। सीजियम यहां पर आता है, ये आवर्त सारणी में पहले वर्ग में। हे ली ना की रब से फरियाद, तो जो से रहेगा वो रहेगा सीजियम। आयनन विभव की बात करें तो सीजियम का आयनन विभव सबसे कम होता है। मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाया था, आयनन विभव का मान इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। तो बताइए नीचे आने पर क्या होगा, तो नीचे आने पर कम होगा। और सबसे नीचे कौन सा तत्व, तो कौन सा तत्व, सीजियम रहेगा सबसे नीचे। तो आयनन विभव सबसे कम किसका रहेगा, तो रहेगा सीजियम का। अगला वाला सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो बताओ, तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर सबसे आखिरी एलिमेंट हीलियम है। तो हीलियम का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, हीलियम का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। चलो, तो यह हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं करके हम ये खुद के रिगार्डिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे याद भी होगा और ये हमारे काम में भी आएगा। चलो, तो यहां पर क्वेश्चन अगर आ गया, अश्वगंधा, अगर आपका बीपी की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप अश्वगंधा लीजिए, आज मैं वैद्य बन गया। तो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी तो क्या बोलेंगे, अश्वगंधा लेना पड़ेगा। अगला वाला कुछ और लेके आया हूं मैं,
गिलोय, तो गिलोय किसके लिए यूज करोगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, तो अगर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो क्या बोलेंगे? गिलोय लेना चाहिए। अश्वगंधा तो बीपी कंट्रोल के लिए, गिलोय तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ब्राह्मी नर्वस सिस्टम के लिए अचूक औषधि, मतलब ये रहेगा नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के लिए अचूक, जो अचूक औषधि रहेगा वो रहेगा ब्राह्मी। तो यहां पर याद कर लिया भाई साहब, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी, ये बहुत शानदार औषधियां हैं। आगे वाला पोर्शन देखो, तुलसी, इसके पत्तों का उपयोग सर्दी जुकाम खांसी स्वाद संबंधित बीमारी की रोकथाम में किया जाता है। ये तो आपको बेसिक जानकारी इसकी तो होगी होगी। सर्दी खांसी अगर होती है तो चाय में तुलसी डाल के हम पीते हैं। अगला वाला सदाबहार, यह मधुमेह मतलब बोल सकते हैं इसको शुगर या फिर बोलेंगे डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सदाबहार। क्या बोलेंगे? सदाबहार। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन आया। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? रासायनिक नाम याद करके चले जाओ, 1 नंबर कंफर्म, कहीं नहीं गया। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा पानी, हेमीहाइड्रेट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब यहां पर याद करना, मैंने बताया आपको जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट और 2 पानी, तो कैल्शियम सल्फेट 2 पानी को मैंने गर्म किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को अगर गर्म किया तो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है पीओपी, और पीओपी मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां पे लिखा होगा कैल्शियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है, मतलब यहां पर कार्बन नहीं है। अगला वाला पॉइंट, इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 423 केल्विन या 150 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके बनाया जाता है। तो आपको पर्टिकुलर तीनों तो नहीं याद करना, बस याद कर लो भाई साहब 150 डिग्री सेल्सियस, कितना? 150। अगला वाला एक चीज और मैं बता दूं, याद आ गई तो, विभिन्न तापमान के कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला होता है, तो देख लो जल्दी से। कार्बन नहीं, डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर रहेगा डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर F-32 बटे में 180 बराबर R बटे में 80, और अगला वाला है K-273 अपॉन में 100, मतलब डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर, केल्विन आदि को इस फॉर्मूले से आप बदल सकते हो। आगे अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। इसका अलावा इसको अगर आप तोड़ दें तो यहाँ पर मैंने बोला 100, 180, 80 और 100, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 20 पंजे 100, 20 9 180, 20 चौको 80, 20 पंजे 100। आपने 20 से भाग दिया सभी में, तो सब एक ही संख्या से सभी संख्या में भाग दिया आपने, तो वो क्या रहेगा? वो अपरिवर्तित रहेगा इसका मान। तो ये जो बन गया फॉर्मूला C/5 F-32 बटे में 9 बराबर R/4, क्या बोलेंगे? R/4 बराबर K-273 बटे में 5। तो ये बन गया फॉर्मूला कन्वर्जन का। तो आपको याद करवाया 150 डिग्री सेल्सियस, आप केल्विन में पूछा तो केल्विन में भी निकाल लेंगे, रियोमर में पूछा रियोमर में, और अगर आपसे पूछा कि फ़ारेनहाइट में पूछा तो आप फ़ारेनहाइट में भी निकाल लेंगे। आगे बढ़ें, ये फॉर्मूला याद करने के लिए याद करना, ये आजू बाजू वाले पहरेदार, तो यहां पर ध्यान देना कि नीचे यहां पर भी 5 आएगा, यहां पर भी 5 आएगा। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन साधारण नमक का, तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है, याद कर लो। NaCl, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, यूज कहां पर होगा? अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज हुआ करता है। धावन सोडा धोने का सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट 10 पानी। सोडियम कार्बोनेट अगर बोले तो ये सोडा ऐश होता है बिना पानी वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ गया तो मतलब यहां पर आएगा कास्टिक सोडा।
सुहागा बोरेक्स फॉर्मूला क्या रहेगा, Na2B4O7 10H2O। ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3 5H2O। फॉर्मूले याद करके चले जाओ, याद करके आगे बढ़े। और देख लो, चौक का कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद में संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर याद कर लेना, चौक बोले, चूने का पत्थर बोले, या फिर बोले संगमरमर, तो ये तीनों के तीनों जो रहेगा वो रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां पर बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो सिंपल चूना कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल चूना तो बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आपसे पूछा कि बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूने के लिए भी क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी याद कर लेना। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड, नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, लाफिंग गैस याद कर लो नाइट्रस ऑक्साइड, लिथाज PbO लेड ऑक्साइड, गैलेना लेड सल्फाइड। क्वेश्चन आता है गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना शीशा, गैलेना शीशा या फिर लेड का क्या रहेगा, अयस्क रहेगा। अगला वाला लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड, सफेद लेड बेसिक लेड कार्बोनेट, नमक का अम्ल HCl और शोरे का अम्ल HNO3 होता है, शोरे का अम्ल। आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से वापस वही वाला, धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता। तो यहां पर ऑप्शन में जो आंसर था वो था अमोनिया। आप याद कर लो कि धावन सोडा, तो मैंने बोला सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट, साथ में पानी भी चाहिए धोने के लिए 10H2O। अगर Na2CO3 बोला तो क्या बोलेंगे, यहां पर ये हो जाएगा सोडा ऐश। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। धावन सोडा, अरे भाई साहब 10 पानी, पानी के लिए धोने के लिए रहेगा। धावन सोडा धोने का सोडा यह सामान्य लवण है जिसका जलीय घोर क्षारीय होता है। तो ये क्षार मतलब ये जो घोल रहेगा वह कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, पीछे नहीं बढ़े। चलो, तो आगे और चीजें देख लो। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये क्वेश्चन टिक कर लो कि अगर पूछे कि जल की स्थायी कठोरता या फिर साथ में भी अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका यूज होता है, तो बोलेंगे सीधे से सोडियम कार्बोनेट। कागज उद्योग में, सुहागे में, क्योंकि सुहागा होता है Na2B4O7 10H2O। अरे भाई साहब 10H2O, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला है केमिस्ट्री से H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पर रहेगा संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया से क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका अभिक्रिया से एक वीडियो बना दूं तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपका पक जाए। लगभग एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया, तो यहां पर बोलेंगे वह अभिक्रिया जिनमें 2 या अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे तो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये तत्व तत्व भी हो सकता है, यौगिक यौगिक भी हो सकता है, और तत्व यौगिक भी हो सकता है। एक बार बता दूं, तत्व तत्व ये भी होगा, यौगिक यौगिक ये भी हो सकता है, और अगर बोल दिया एक तत्व और एक यौगिक हो गया तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जब कली चूना जल आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कली चूना की बात करें तो यहां पर हो जाएगा CaO चूना। अगला हुआ जल मतलब H2O क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना, अच्छा कली चूना की बात कर रहा है, ठीक है, तो कली चूना में ये नहीं आएगा क्योंकि बुझा हुआ चूना तो यही होता। अच्छा सॉरी, हाँ एक मिनट वापस क्लियर कर दूं, कली चूना CaO होता है, जल H2O होता है। अब बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर Ca हो गया,
यहाँ पर पानी से क्रिया करा तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही कहलाता है बुझा हुआ चूना। और अगर बोले CaO तो ये कली चूना, या फिर इसको बोलेंगे बिना बुझा चूना। तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े, इसके साथ में और क्या चीजें लेके आया हूं, तो यहां पर महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर दिख रहा है विस्थापन लिखा हुआ है। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। तो यहां पर AgNO, मैंने बोला AgNO3 NaCl, तो यहां पर Ag चले जाएगा Cl के साथ में, Na चले जाएगा NO3 के साथ में, तो ये बन गया AgCl, और ये बन गया प्लस NaNO3। अरे आया कि नहीं आया? तो द्विविस्थापन, दोनों का विस्थापन हो गया। अगर सिंगल विस्थापन हो तो उसको बोलेंगे विस्थापन। जैसे कि यहां पर Zn है, जिंक है, यहां पर कॉपर है, तो जो Zn है, जिंक है, इसकी जो क्रियाशीलता है, अभिक्रियाशीलता है, वो ज्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग? कॉपर। आपने यहां पर पूरा पढ़ लिया होगा, के नाली Cm, Cm मतलब Cm, A2Z, लोहा और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, चांदी, सोना। नीचे जाएंगे तो ये जो क्रम रहेगा अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। यहां पर क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, यहां पर क्रियाशीलता मतलब सोने के लिए क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। तो यहां पर देखा जा रहा है Zn, जिंक कहां पर है? तो जिंक यहां पर है, अगला वाला। कॉपर कहां पर है? तो कॉपर यहां पर है। तो मैंने बोला ऊपर अभिक्रियाशील ज्यादा, नीचे वाला कम। तो यहां पर ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती विस्थापन अभिक्रिया। चलो तो आगे बढ़े, तो ये हो गया विस्थापन। अगला वाला ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बारे में छोटी चीजें बता दिया है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का जुड़ना बोला, हाइड्रोजन का निकलना बोला, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, आर प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े करने पर एक टुकड़े की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन कम से कम हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है, प्रतिरोधकता से या प्रतिरोध से। आपको पूछा है आर प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 टुकड़े कर दिए, तो बताइए प्रत्येक की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कितना होगा। यहां प्रतिरोधकता नहीं पूछा था, प्रतिरोध पूछा था। तो यहां पर प्रतिरोध आर बराबर होता है L/A, मतलब जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के वित्त क्रमानुपाती। अब यहां पर देख लो, यहां पर लंबाई को मैंने 4 भाग कर दिए। तो यहां पर L था पहले, मैंने इसको आधा आधा आधा, मतलब ये L/4, ये वाला L/4, ये वाला L/4, और ये वाला भी क्या रहेगा? L/4। तो R जो रहेगा L के समानुपाती, तो मैंने बोला R की जगह, सॉरी L की जगह मैंने बोला लिख दिया L/4। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो मान हो जाएगा R का मान R/4, 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 R/4। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा, प्रत्येक का हो जाएगा I/4, R/4। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन फिर आया था प्रतिरोध से लेके, जल्दी से देख लो। यदि 2 तारों की लंबाई समान है, ध्यान से पढ़ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि 2 तारों की लंबाई समान हो, मैंने बोला लंबाई पहले की भी L है, दूसरे की भी L है, जबकि पहले का प्रतिरोध दूसरे के प्रतिरोध का 9 गुना है। मैंने बोला पहले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे वाले का R2 है। पहले का प्रतिरोध दूसरे के प्रतिरोध का 9 गुना है, तो पहले का प्रतिरोध R1 दूसरे के प्रतिरोध का कितना गुना है? 9 गुना है। जितना बोला है उतना लिख लो। आगे बढ़े, दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो पूछा क्या है आपसे? त्रिज्या मतलब रेडियस की बात करूं, त्रिज्या मतलब हो जाएगा रेडियस, पूछा रेडियस है।
अब अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, सीधा सा फॉर्मूला है, यहां पर आर होता है बराबर में एल अपॉन में ए। जहां पर जो चीज बोली है वो लिख दो। अब यहां पर ध्यान देना, पहले रेडियस पूछिए आपसे। अब रेडियस को यहां पर लंबाई से कभी भी कनेक्ट मत करना। रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या की बात करें तो यहां पर अगर मैंने बोला वायर है कोई सा, ये जो वायर है, तो यहां पर ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो यहां पर एक प्रकार का वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पर्टिकुलर उसने एरिया नहीं बोला, उसने बोल दिया कि त्रिज्या क्या होगी। तो यहां पर आपको पहले त्रिज्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आर रहेगा एल के तो समानुपाती होता है, लेकिन एरिया की जगह क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। चलो थोड़ा सा और स्लाइड अलग ले लूं, तो यहां पर हमने अगर देख लिया आर समानुपाती एल पाई आर स्क्वायर। अभी देखा एल बराबर एल है, R1 जो है 9 गुना है R2 का। अब क्या करना है, अब सीधे सीधे जो बोला है वो मान रख दो। यहां पर R1 और R2 का जो रेशो है, सॉरी R1 और R2 के बारे में जो बताया गया है वो देख लो। तो मैंने बोला R1 बटे में R2 बराबर 9। ये R2 को मैं कहां ले गया, इसके बटे में ले गया, बटे में 9 बटे में 1। जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब यहां पर ये रेशो रहा, तो मैंने रेशो से संख्या में बदलना है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें किसका गुणा कर देंगे, x से गुणा कर दिए, तो ये संख्या आ गई। तो यहां आ गया R1 का प्रतिरोध, ये हो गया R2 का मान हो गया। चल जो जो बोला है वो देख लें। यहां पर R1 बराबर L बटे में पाई, पहली त्रिज्या मैंने उसको R1 मान लिया। यहां पर L बराबर है इसलिए इसका नंबर नहीं दिया, R1 अलग है, ये वाला R1 अलग है। ये वाला प्रतिरोध रहेगा कैपिटल R बराबर प्रतिरोध और स्मॉल r बराबर रेडियस मतलब त्रिज्या। ध्यान देना। अब आगे बढ़े, ये वाला जो R2 है प्रतिरोध है वो रहेगा L बटे में पाई R2 का वर्ग। ठीक है। अब यहां पर ये दिख रहा है, ये भी L है, ये भी L है, और मैंने क्या कर दिया, यहां से इसका गुणा कर दिया, यहां से इसका गुणा कर दिया। तो R1 गुणा में हो गया पाई R1 स्क्वायर बराबर L। यहां पर भी R2 गुणा में पाई R2 का वर्ग बराबर में भी L। इसके बराबर भी L है, इसके बराबर भी L है, तो क्या करेंगे, तो अगली स्टेप ये करेंगे कि यहां पर पाई R1 स्क्वायर इंटू में R1, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों को क्या रख दूंगा मैं, बराबर रख दूं। अगला वाला पाई R2 का वर्ग गुणा में R2। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, यहां पर ये पाई है, ये भी पाई है, पाई पाई कैंसिल। आगे बढ़े, यहां पर हमको पता है, पूछा गया है रेडियस का अनुपात बताओ। तो यहां पर मैंने बोला ये त्रिज्या है, इसको अलग कर लिया, R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पर ये R2 बच गया, ये वाला R1 कहां गया, यहां आ गया। अगर आपको गणित आता है तो बहुत शानदार हो जाएगा आपसे। अब देखो R2 का मान कितना है, तो R2 का मान है x और R1 का मान कितना है, तो 9x। तो मान रखना बस आपको। तो R2 की जगह रख दिया 1x, R1 की जगह रख दिया 9x। अब क्या करना, अब कर दिया x से x कैंसिल, तो यहां पर R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर बराबर हो गया 1/9। अरे आया कि नहीं आया। लेकिन ये ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा बराबर 1/9 या 1:9 या 9:1। लेकिन ये आंसर जो रहे वो सही नहीं है, ये आंसर गलत है। अब ये आंसर गलत क्यों है, वहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात बताओ। लेकिन अभी आपको क्या निकाला आपने, अभी आपने त्रिज्या का वर्ग निकाला है। अरे आया कि नहीं आया, त्रिज्या का वर्ग निकाला है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से वर्ग से आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आपको गणित पढ़ा दूं मैं आपको थोड़ा सा।
अगर आपको बोला है a का वर्ग बराबर आपके सामने 9 दिया हुआ है, अगर आपको a का मान निकालना है, इसको 9 की जगह में अगर 16 कर दूं तो ज़्यादा दिखेगा अच्छे तरीके से। a का वर्ग, तो यहाँ पर जब भी किसी चीज़ का वर्ग दिया हो और उसका मान निकालना हो तो आप क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का करणी करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का करणी कर दिया तो वर्ग से करणी कट जाएगी, तो a बराबर करणी 16, तो करणी 16 मतलब 4 का वर्ग, तो वर्ग से क्या होता है, करणी कट जाती है, तो a बराबर क्या आता है 4। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, जब भी वर्ग दिखेगा तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का, अब r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो ये इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, r1 प्लस r2 दोनों का स्क्वायर, और दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, करणी कर दिया, ये 1/9, और इसका भी क्या कर दिया, करणी कर दिया, सॉरी करणी कर दिया, वर्ग नहीं किया, करणी किया। अब ये करणी से वर्ग कट गया तो यहां पर आ गया r1 बटे में r2, लेकिन यहां पर अभी भी क्या है, 1/9, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसको वापस क्लियर करूं तो 1/9, तो 1/3 पूरे की घात 2 अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, करणी से ये वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/3 इज द राइट आंसर। अगर आपने इसकी 1 या 2 बार मात्र प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, पहली बार करोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर 2 बार अगर आपने कर लिया तो बहुत शानदार तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, 1 नंबर पक्का। उम्मीद करता हूं जितनी मेहनत करी आपके लिए ये काम में आएगी, अगली बार अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से, दिए गए मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्न क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र में पर्टिकुलर पूछा था कि बताओ क्या है, तो यहां पर मैंने आपके सामने फोटो लेके आया हूं, तो देख लो क्या क्या उत्सर्जी अंग होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे किडनी, तो जो किडनी होती है वो उत्सर्जी अंग है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है, दो किडनी हमारे शरीर के अंदर होती है। किडनी को और क्या बोलते हैं, तो किडनी को बोला जाता है गुर्दा, ठीक है। आपने सुना होगा गुर्दा क्या होता है, तो गुर्दा किडनी होता है। आपसे क्वेश्चन है एक, आप बताइए जिगर क्या होता है, कलेजा क्या होता है, कलेजी क्या होता है। आज का क्वेश्चन कलेजा कलेजी जिगर क्या होता है ये सब बताएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे 2 क्वेश्चंस के, तो एक का आंसर दिया था रेड कलर, उसका जो नाम था वो नाम था, एक लड़की थी जिसका नाम था अंकु, और एक लड़की थी जिसका नाम था पूजा चौधरी। पूजा चौधरी का आंसर सही है, अंकु का नाम आंसर भी सही है, जिसने बताया था कि जो रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इनको थैंक यू, आपने कमेंट किया। बाकी लोग जो बस देखते जा रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लोग कमेंट करिए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। तो मैंने क्वेश्चन पूछा जिगर कलेजा कलेजी किसका नाम है, आंसर बताइए जल्दी से। अगला किडनी, किडनी है 140 ग्राम वजन है, इसको बोलते हैं गुर्दा। किडनी का काम होता है उत्सर्जन का, किसका उत्सर्जन करेगा, तो यहां पर ये करेगा यूरिया या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का, यूरिया या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन करेगा किडनी। किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में यहां पर इस तरीके से प्याली नुमा रचना होती है, इस तरीके से पूरी बारीक बारीक नलियां रहेगी। ये बना तो नहीं है सही तरीके से, लेकिन आप समझ जाइएगा कि यहां पर जो रहेगा प्याली नुमा संरचना रहेगी, जिसे बोलते हैं बोमेन संपुट। यहां पर काम होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन का, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि नेफ्रॉन या फिर किडनी का काम क्या रहेगा, किडनी और नेफ्रॉन का काम रहेगा मूत्र निर्माण प्लस रक्त का शुद्धिकरण, मूत्र निर्माण या फिर रहेगा रक्त का शुद्धिकरण। तो मैंने किडनी के बारे में बता दिया, बाकी उत्सर्जी अंग का मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊंगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन वही वाला, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वही वाली बात कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इस तरीके से उत्पाद बन गया। चलो आगे बढ़ें, इसमें कोयले का दहन,
जल का निर्माण, बुझे हुए चूने का निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, ये रहेगा आपका संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन कहां से आया? अगला क्वेश्चन आया फिजिक्स से। उत्तल लेंस से संबंधित सही कथन कौन सा है? उत्तल लेंस पढ़ लीजिएगा। उत्तल लेंस की बात करें तो यहां पर पहले मैं फोटो बता दूं आपको कि ये वाला जो लेंस रहेगा ये रहेगा उत्तल लेंस रहेगा। उत्तल लेंस में यहां पर तल जो रहेगा उठा रहेगा। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। यहां पर अलग अलग स्थितियां रहेगी। ये रहेगा F1, ये रहेगा 2F1, यहाँ पर रहेगा अनंत। स्थितियाँ बताई थी मैंने आपको, 1 स्थिति, 2 स्थिति, ये 3 नंबर की स्थिति, ये वाली 4 वाली, ये वाली 5 वाली, ये वाली 6 वाली। अगला वाला, 1 पर अगर वस्तु को रखा तो बनने वाला इमेज का बनेगा। 1 पे रखा तो यहाँ पर फोकस बनेगा 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, वो ये अनंत वाला 5 नंबर। सारा बताया। 1 का इमेज कहाँ बनेगा तो बोलो 1 पे, 2 का कहाँ बनेगा 2 पे, 3 कहाँ बनेगा 3 पे, 4 कहाँ बनेगा 4 पे, 5 का बनेगा 5 पे। लेंस वाला दर्पण वाला वीडियो देख के जाइएगा, 1 नंबर पक्का। हाँ, इसके बाद में यहां पर लेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। बाहर की ओर उभरा हुआ 2 गोलाकार सतह रहेगी, जो रहेगा आपका उत्तल लेंस। डन हो गया। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों के दोनों जो रहेंगे अभिसारी रहेंगे। क्या रहेंगे? अभिसारी। प्रकाश अगर आएगा तो वो क्या करेगा? प्रकाश को केंद्रित करेगा। कन्वर्जेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। आगे, धनात्मक फोकस लंबाई। यहां पर याद कर लो फोकस लंबाई के बारे में, उत्तल लेंस हो या हो उत्तल दर्पण, दोनों में फोकस लंबाई धनात्मक होती है। उत्तल धनात्मक लंबाई, या दर्पण हो या लेंस हो, धनात्मक लंबाई किसकी? फोकस की। याद रखना, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था जो हमारे काम के नहीं है। काम के कौन से नहीं थे? तो मैंने बताया था उत्तल दर्पण, साथ में अवतल लेंस, ये दोनों हमारे काम के नहीं थे। ये दोनों में बनने वाला इमेज आभासी रहेगा, साथ में सीधा रहेगा, और कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, बताया था। अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा ये देखो। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो गैर बायोडिग्रेडेबल से पहले हम पढ़ लें इसकी डेफिनेशन। गैर मतलब होता है नॉन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह कचरा है जो सदियों तक हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहकर उससे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, थर्माकोल, ये क्या रहेगा? सालों साल हमारी पृथ्वी पर रहेगा और ये हमेशा हमें क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो यहां पर क्या बोलेगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब आपका नष्ट नहीं हो पाएगा। बायोडिग्रेडेबल जो नष्ट हो जाएगा, जैसे कि बात करें जीव जंतुओं के अपशिष्ट, किचन वेस्ट, कृषि वेस्ट, ये जो रहेगा इसका निराकरण हो सकता है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो खत्म नहीं होगा, जिसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका नाम क्या रहेगा? तो यहां पर ये क्या करेगा? ये रहेगा प्रदूषण कारक रहेगा। से नो टू प्लास्टिक, पॉलीथीन मत यूज करिए, मेरी तरफ से एक आपको मतलब विनती है। सॉरी, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन में सीधा सीधा फॉर्मूला है R1 + R2 + R3। और अगर समांतर बोलेंगे तो आप क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या बोलेंगे? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर मान लो आंसर 1/4 आया, लेकिन ये मान किसका आया? 1/R का आया है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपसे पूछा तो R का वैल्यू है, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। आपको उल्टा करना पड़ेगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन वापिस दर्पण से, किस दर्पण तथा लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है? लो भाई साहब, आ गया। तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की जो फोकस दूरी होती है, जो कैसी होती है? धनात्मक। बाकी अवतल लेंस, अवतल दर्पण, दोनों के लिए क्या रहेगा? नेगेटिव। एक को याद करो, दोनों अपने आप याद हो जाएंगे।
उत्तल दर्पण ये देख लिया, उत्तल लेंस ये देख लिया। बनने वाला जो फोकस है ये कहाँ रहेगा, उत्तल दर्पण में बनने वाली इमेज रहा रहेगी, फोकस यहाँ पे रहेगा। इसका जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो ये वाला माइनस रहता है पोर्शन, ये प्लस रहता है, ये वाला माइनस रहता है, ये वाला प्लस रहता है। कभी भी अगर आपने एक अक्ष देखे हो तो ये वाला माइनस एरिया, ये वाला प्लस एरिया। तो यहाँ पर कभी भी वस्तु रहेगी, अगर वस्तु रहे फोकस रहे तो ये प्लस एरिया रहेगा और ये वाला जो एरिया रहेगा वो माइनस एरिया रहेगा। यहीं से हम प्लस और माइनस निकालते हैं। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम दो यौगिक हैं। तो कीटोन क्रियात्मक समूह होता क्या है तो वो पहले देखेंगे। तो कीटोन वे कार्बनिक यौगिक है जिनमें कार्बनिक समूह होता है। क्या रहेगा, कार्बनिक समूह रहेगा, जिनका सामान्य सूत्र RCOR होता है। मतलब यहां पर CO जो रहेगा हमेशा इधर भी R से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। अब ये होता क्या है वो देख लो। कीटोन वसा के टूटने से बनने वाला पदार्थ है। वसा के टूटने से ये यूरिन में आमतौर पर कम मात्रा में पाया जाता है। यूरिन में अत्यधिक कीटोन की मात्रा मौजूद होने पर कीटोनूरिया नामक स्थिति पैदा हो जाती है। कीटोन के अधिक स्तरों से शरीर गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये कार्बनिक समूह होता है जिसका जो फॉर्मूला रहेगा RCOR रहेगा। यहां पर अगर बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो रहेगी 2 रहेगी। तो ये क्या करेगा, कार्बन से 2 बॉन्ड बन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध बना लेंगे। यहां पर 2 खाली रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहां पर देखना, कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 1 2, अगर मैंने बोला 1 2 3 4, एक बार फिर से गलत कर मिटा दो इसको। यहां पर आप लोग रिलेट करना कि यहां अगर मैंने बोला कार्बन 1 2 3 4, तो यहां ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की 2 रहेगी। तो यहां पर एक इसका, तो ये 2 पेयर बना दिए। खाली 2 पेयर रहेंगे तो यहाँ खाली पेयर के लिए एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। ये मैंने बोल दिया R, यहाँ पे भी बोल दिया R। चलो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यहां पर बोला है यदि R एक ही मूलक हो तो कीटोन सरल कीटोन कहलाता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो कि यहां पर आपने C को तो बोल दिया कि भैया डबल बॉन्ड है, लेकिन ये R है, ये R क्या है। तो R क्या बोलेंगे, R तथा R एक ही मूलक हो, मतलब यहां पर एक ही तत्व हो, यहां पर भी एक ही तत्व हो, तो क्या बोलेंगे, ये रहेगा सरल कीटोन। दोनों सेम तो रहेगा सरल। अगर बोला कि R तथा R विभिन्न मूलक हो, मतलब अलग अलग हो, तो क्या बोलेंगे, मिश्रित कीटोन। वे कीटोन जिनमें 2 कार्बनिक समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विकीटोन कहते हैं। तो कार्बनिक समूह अगर 2 रहेंगे तो क्या कहलाएगा, द्विकीटोन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपके काम का होगा। अब और चीज देख लो, टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज। तो यहां पर याद कर लेना कि यहां पर देखा कि यहां पर ये कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है, 2 बॉन्डिंग बना ली, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है। तो यहां पर मैंने बोल दिया ये एक प्रकार का सरल कीटोन है, ठीक है, जिसे बोला जाता है एसीटोन। तो यहां पर याद कर लेना कि कार्बन यहां पर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां पर ये R जुड़ा है, यहां पर R जुड़ा है, लेकिन R की जगह क्या है, CH3, और यहां पे R की जगह क्या है, CH3। और इसी को क्या नाम देंगे, इसी को नाम देंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन। एसीटोन ये रहेगा टेक्निकली अ कीटोन। अगला वाला, यहां पर CH3 है, यहां पर O दे दिया, यहाँ पर O मतलब कि कोई सा और तत्व दे दिया, तो यहां पर टेक्निकली अ कीटोन, ये भी क्या रहेगा, कीटोन रहेगा, जिसको बोला एसिटो एसिटेट। क्या बोला इसको, एसिटो एसिटेट। ये वाला एसीटोन था और ये रहेगा एसिटो एसिटेन, मतलब मिश्रित वाला। आगे बात करें, यहां पर CH3 है, यहाँ पे OH है, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह बोल दिया कि यहां पर तो ये हो गया, यहां पर OH आ गया। तो यहां पे क्या बोलेंगे, बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक। क्या बोलेंगे, बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, टेक्निकली नॉट अ कीटोन। याद कर लेना इसको, बहुत जरूरी है आगे एग्जाम के लिए। और आगे क्या है देख लो भाई साहब, आपके लिए कितना सारा मटेरियल लेके आया हूं कीटोन के बारे में। कीटोन से क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए। अगला वाला एसीटोन, मैंने बताया आपको कि यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, ये कीटोन हो जाएगा, ये सरल रहेगा।
अब इसके बारे में, इसको IUPAC नाम क्या है, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेनॉन। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि बताओ IUPAC नाम किसका रहेगा, तो प्रोपेनॉन का क्या रहेगा, इसका रहेगा एसीटोन। ब्यूटेनॉन तो मैंने बोला इथाइल मिथाइल कीटोन। अगला वाला पेंटेनॉन तो ये रहेगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, क्या रहेगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन रहेगा। हेक्सानॉन तो ये रहेगा ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। तो ये आप याद कर लेंगे कि प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, यहाँ पर पेंटेनॉन या हेक्सानॉन अगर पूछा जाए कि क्या रहेगा, तो यहाँ पर नाम याद कर लो एसीटोन। ब्यूटेनॉन का नाम रहेगा इथाइल मिथाइल कीटोन, पेंटेनॉन रहेगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, और हेक्सानॉन जो रहेगा ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। आगे स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे मैं वीडियो लेने वाला हूं, तो जल्दी से कमेंट करिए कि अगर आपको चाहिए हो स्ट्रक्चरल फार्मूला से अगर वीडियो। चलो और भाई साहब, और देखो इतना सारा मटेरियल। अगर आपसे बोल दिया कि OH समूह है तो किसके लिए रहेगा, एल्कोहल के लिए रहेगा। साइनो के लिए रहेगा CN, इसका उल्टा आइसोसाइनो के लिए रहेगा NC। कीटोन अभी बताया, यहां पर C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहां पर R रहेगा, यहां पर R रहेगा, तो ये कीटोन था। इसी तरीके से यहां से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जो जितना भी दिया हुआ है इससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। सिंपल सिंपल बता दूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाइट्रो NO2, क्लोरो Cl, मर्केप्टन CH, अगला वाला एल्डिहाइड CHO, एल्काइल CHO। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, बिना कमेंट के आपका वीडियो नहीं बनेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो। जितना आप कमेंट करेंगे उतना मैं आपके लिए वीडियो बाकायदा लेके आऊँगा। चलो, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करिए। और जिस तरीके से नाम था, क्या नाम था, साइंस का ऑपरेशन, उसी प्रकार से हम लोगों ने ऑपरेशन कर दिया है। हर क्वेश्चन के 4 से 5 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, अगली शिफ्ट में काम में आने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लर्न टॉप, सलाम सभी को, थैंक यू।